देखिए दोस्तों, आज हम आपको बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र का पूरा पेपर हल सहित लेकर आए हैं। इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन है। इनको आप याद कर लोगे तो आप आराम से पास हो शिक्षा देने वाले हैं उनके लिए अब इस वीडियो के अलावा और अन्य कोई वीडियो देखने को नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन शामिल कर दिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको कुछ भी नहीं देखना, यानी ए टू जेड क्वेश्चन इसी वीडियो में से आपकी परीक्षा में आएंगे। कुछ एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, 100% गारंटी है। आज की इस वीडियो में समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी का दी एंड होने वाला है, यानी कि नथिंग, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि संपूर्ण जो प्रश्न है वो इसी वीडियो से आने वाले हैं, क्योंकि सारे टॉप लेवल के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आपकी परीक्षा में आने वाले हैं सारे इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। बस आपको जानना यह है कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, तो आपके 50 नंबर से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात एक है कि यदि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और आपका सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र है और आपका जो पेपर होने वाला है वो इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्रीय मूलभूत और अवधारणाओं का परिचय, अगर ये पेपर है, ये तो सब्जेक्ट का नाम हो गया समाजशास्त्र और ये पेपर का नाम है। ठीक है, दोनों, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में, तो ये पेपर का नाम है। अगर आपका इसी का पेपर होने वाला है, पेपर एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है, अपने डेट शीट से, तो आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस ट्यूब पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोई भी परीक्षा में फेल नहीं कर सकता, इसकी हम 100% गारंटी दे रहे हैं। पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि समाजशास्त्र क्या है, वह परिभाषा बताइए। समाजशास्त्र की परिभाषा बताइए या फिर समाजशास्त्र क्या है, ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। तो आपको किस प्रकार उत्तर देना है, तो चलिए लगभग प्रश्नों का उत्तर हम बताने का प्रयास भी करेंगे जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले। तो पहला है कि समाजशास्त्र समाज का ही एक विज्ञान है। यह एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा मानव समाज या सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक पद्धति से, किस पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है समाज और दूसरा है शास्त्र। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों से मिलकर समाजशास्त्र बना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समाजशास्त्र की परिभाषा लिखेंगे। अगर ये प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय में आता है, तो दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो और लंबा आपको लिखना पड़ेगा। समाजशास्त्र की परिभाषा अगर अति में आएगा तो इतना लिख दीजिएगा जितना मैंने बताया। ठीक है, और एक और सिंपल सी परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताइए। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर इसका उत्तर हम आपको बताएं तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय जो है वो फ्रांस के एक वैज्ञानिक, ठीक है, विद्वान हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं दार्शनिक हैं, जिनका नाम है अगस्त क्राम, ठीक है, काम्पटे, अगस्त काम्पटे। मेन श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है। किस लिए जाता है ये भी आपको मालूम पड़ेगा आगे। ठीक है, समाजशास्त्र का जो श्रेय है वो अगस्त काम्पटे को जाता है, जो कि फ्रांस के दार्शनिक हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 1800 किसमें 1838 में ईस्वी में सर्वप्रथम सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अतः काम्पटे को समाजशास्त्र का पिता यानी फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था, ठीक है, अवस्था यूरोप में शुरू हुई थी। सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? यूरोप से शुरू हुआ था, यूरोप से। सामाजिक जीवन के बारे में व्यवस्थित ढंग से सोचने का प्रयास यूरोप के यूनानी दार्शनिक प्लेटो तथा उनके शिष्य अरस्तु को जाता है। अगस्त काम्पटे ने समाज से संबंधित अध्ययन को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशोलॉजी फिजिक्स के नाम से पुकारा। समाजशास्त्र में हरबर्टी स्पेंसर, जो कि 1820 से 1903 तक, तथा मैक्सवेल का नाम विशेष रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन सर्वप्रथम देखा जाए तो इसका जो श्रेय है वो अगस्त काम्पटे को जाता है, जो कि फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं। ये फ्रांस के दार्शनिक है और सर्वप्रथम 1838 में इन्होंने सर्वप्रथम सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो आप इतना लिख देंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऊपर था कि समाजशास्त्र की परिभाषा बताइए या फिर समाजशास्त्र क्या है।
अब यहाँ पर प्रश्न है कि समाज की परिभाषा दीजिए, फिर समाज क्या है। दोनों अलग अलग हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, आपको दोनों की परिभाषा आपको अलग लिखनी भी है, ठीक है। तो चलिए हम आपको समाज की परिभाषा बताते हैं। तो समाज की परिभाषा अलग अलग जो हमारे विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग है, लेकिन मैं आपको एक है एम गिन्स वर्ग, इनके अनुसार हम परिभाषा आपको बता रहे हैं कि ठीक है। गिन्स वर्ग ने समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाज व्यक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधों और व्यवहार की विविधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं है, जिसे हम परिभाषा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप परिभाषा लिख सकते हैं समाज की। अगला प्रश्न है कि क्या गांव एक समुदाय है। तो इसका उत्तर जानते हैं कि किसी भी समूह को समुदाय मानने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस समूह की विशेषताएं तथा आवश्यक तत्व क्या हैं। यदि उस समूह की विशेषताएं समुदाय की विशेषताओं के समान ही हैं तो वह समूह समुदाय कहा जाता है। चूंकि गांव का भी एक निश्चित भूभाग होता है, एक विशिष्ट नाम, मानवों का समूह, हम की भावना, स्वतः जन्म, सामान्य जीवन, आत्मनिर्भरता, अस्थायित्व होता है, इसलिए गांव एक विशुद्ध समुदाय है। गांव में समुदाय की सभी विशेषताएं और आवश्यक तत्व तो निहित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप गांव एक समुदाय की परिभाषा लिख सकते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। समाज की विशेषताएं भी महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो समाज की विशेषताओं में सबसे पहले नंबर 1 पे आप लिख सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसका है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि संबंधों की अनुभूति ही समाज का जन्म होता है, ठीक है। संबंधों की अनुभूति से ही समाज का जन्म होता है। और तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक समाज में समानता अवश्य पाई जाती, मतलब कि सिमिलैरिटी, एक जैसे, ठीक है। और नंबर 4 पे आप लोग लिख दीजिएगा, नंबर 4 पे, कि प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। यानी कि कोई समाज है, जैसे कि एक गांव का समाज हो गया, एक शहर का समाज हो गया, तो वहाँ की अलग अलग जो कल्चर है, रीति रिवाज है, कल्चर जो बोल चाल की भाषा है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग जो समाज है उसकी अलग अलग अपनी संस्कृति भी होती है, ठीक है। इस प्रकार आप विशेषताएं लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि समुदाय की परिभाषा बताइए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर प्रश्न हो सकता है समुदाय और समाज में अंतर बताइए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है ही समाज और समुदाय में अंतर। इन दोनों में से प्रश्न एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पक्का आएगा, 100% श्योर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे समुदाय की परिभाषा के बारे में, या फिर चलिए हम अंतर ही समझ लेते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए इसमें अंतर क्या है और किसे कहते हैं, ठीक है। तो अंतर समझ लेते हैं। लिखना है कि समाज का कर्म स्थल विशाल है, यानी जो समाज है उसका जो कर्म स्थल है वो बहुत बड़ा है या व्यापक धरातल पर काम करता है, ठीक है। जबकि समुदाय कर्म स्थल सीमित है या सीमित क्षेत्र में काम करता है, मतलब कि ये बहुत विशाल धरातल पर काम करता है समाज, और जबकि समुदाय एक सीमित कर्मस्थल पर काम करता है, यानी कि सीमित क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। पहली तो ये हो गया। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि समाज औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है, जबकि जो समुदाय होता है वो संबंध अनौपचारिक होता है। ये औपचारिक होता समाज, औपचारिक होता ये अनौपचारिक होता है समुदाय, ठीक है। और तीसरा नंबर आप लोग लिख देंगे कि समाज में व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। समाज में व्यक्ति जो है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जबकि समुदाय में व्यक्तियों के उद्देश्य सीमित होते हैं। इसमें मतलब कि उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, और इसमें जो उद्देश्य होते हैं समुदाय में, इसमें सीमित उद्देश्य होते हैं। तो आप इतने लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर यही प्रश्न अति लघु उत्तरीय में आए तो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संस्था किसे कहते हैं। संस्था की परिभाषा दीजिए और इसके कार्य और लक्षण के बारे में बताइए। तो संस्था की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा कि संस्था सामाजिक नियमों तथा कार्य प्रणालियों की उस अवस्था का नाम है जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्देश्य पूरा करने की अनुमति देती है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो संस्था संस्कृत भाषा के दो शब्द सम प्लस आस्था के योग से बना प्रतीत होता है। सम का अर्थ है एक साथ तथा आस्था का अर्थ है बैठना। इस प्रकार संस्था का शाब्दिक अर्थ एक साथ बैठना हुआ। तो आप इस प्रकार संस्था की परिभाषा लिख सकते हैं, और इसके कार्य भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मानव आवश्यकता की पूर्ति, पद और कार्य प्रदान करना, व्यक्ति के कार्य को सरल बनाना, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके लक्षण भी आप अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट से ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको सभी प्रश्न बताते चलेंगे, और लगभग जो मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसका उत्तर बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबे होने वाले, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है।
प्रश्न अगला है कि मानव समाज तथा पशु समाज में अंतर बताइए। ये प्रश्न जर्नली है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही टॉप लेवल का है और महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने के पूर्ण पूर्ण चांस हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि बंदरों को मनुष्य का पूर्वज माना गया है, यानी कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो बंदरों से हुई है, तो बंदरों को मनुष्य का पूर्वज माना जाता है, जो कि इस बात का संकेत है कि मानव तथा पशु समाज में अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो कि एक समान हैं, दोनों प्रकार के समाजों में पाई जाती हैं। मानव समाज की भांति पशु समाज में शक्ति किसी के हाथ में निहित होती है। नर मादा का भेदभाव पशु समाज में जिस प्रकार का है उसी प्रकार का समाज मानव समाज में भी है। प्रजनन प्रक्रिया भी दोनों प्रकार के समाजों में पाई जाती है। मानव समाज की भांति पशु समाज में भी सुख दुख, आशा निराशा, भय आदि की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, किंतु इन समानताओं के साथ साथ इनमें काफी अंतर भी दिखाई पड़ता है। तो आप इस प्रकार मानव और पशु समाज में अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के समझ आ गया है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए या फिर संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि किसे कहते हैं। आप लोगों को इस वर्ड से समझ में आ गया होगा कि संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हो, मतलब 3 पीढ़ियों के, मतलब कि बाबा, पिता और उसका बेटा, इस तरह की पीढ़ियां। ठीक है, एक साथ निवास करते हैं, उनकी संपत्ति सामूहिक हो, मतलब कि सभी का अधिकार हो, संपत्ति जो गहने हैं, पैसा है, जो भी है, ठीक है, वो सबका सामूहिक अधिकार हो। ठीक है, वे एक ही रसोई का बना भोजन करते हो, यानी कि एक ही रसोई में खाना बनता हो और सभी जो तीनों पीढ़ी के लोग हैं सभी खाते हो। ठीक है, सामूहिक पूजा में भाग लेते हो, परस्पर ना किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाते हैं। दुबे का कथन है, एक हमारे प्रोफेसर दुबे जी हैं जो कि समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का संबंध हो, एक स्थान पर भोजन करते हों और आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनकी सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। तो आप इस प्रकार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं और अपने अनुसार भी लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट है कि विवाह का अर्थ एवं परिभाषा व प्रकार बताइए। इन तीनों में मतलब हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए कि विवाह का अर्थ बताइए, हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए विवाह की परिभाषा बताइए, या फिर विवाह के प्रकार बताइए। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो विवाह का अर्थ हम आपको शाब्दिक अर्थ में बता रहे हैं कि विवाह का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, उद्धो अर्थात वधु को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर, जो कि समाजशास्त्री हैं, लूसी मेयर ने लिखा है कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंध के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा उसके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिख सकते हैं, परिभाषा और विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म में विवाह के उद्देश्य क्या क्या है, वो आपको लिखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, गूगल बाबा से ढूंढकर। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। 13 नंबर इसका है शिक्षा शास्त्र क्या, शिक्षा क्या है, मतलब एजुकेशन क्या है और एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा क्या है। तो शिक्षा का अर्थ होता है, ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा प्लस धातु, ये 2 शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना, अध्ययन तथा ज्ञान ग्रहण करना। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में भी हुआ है। ठीक है, जैसे ज्ञान, बोध, विद्या आदि। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों ठीक है अर्थों में किया गया है। व्यापक अर्थ में मनुष्य को उन्नत और सभ्य बनाना ही शिक्षा है। तो इस प्रकार आप शिक्षा की परिभाषा लिख सकते हैं और इसकी विशेषता भी लिख सकते हैं और इसके उद्देश्य के बारे में भी लिख लीजिएगा। बहुत ही टॉप लेवल का और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसके उद्देश्य के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, तो भाषा के लिखने, बोलने एवं व्याकरण तथा गणित का ज्ञान प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य हो गया। नंबर 2 पे इसका उद्देश्य हो गया आपका, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। नंबर 1 पे मैंने आपको क्या बताया कि भाषा के लिखने, बोलने एवं व्याकरण तथा गणित का ज्ञान प्रदान करना। 2 नंबर पे आपका आ जाएगा बच्चों, ठीक है, बच्चे में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता पैदा करना। और 3 नंबर पे आपका आ जाएगा आर्थिक अनुकूलन के लिए प्रशिक्षण देना।
और नंबर आपका 4 आ जाएगा कि सांस्कृत में सुधार एवं वृद्धि में योग देना। तो इस प्रकार आप इसकी विशेषताएं व इसकी उद्देश्य भी लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा, चांस पूरे हैं। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धर्म की अवधारणा के बारे में लिखना है। ये भी परीक्षा के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अन्य प्रश्न है, ठीक है। धर्म की अवधारणा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। टाइलर, एक हमारे प्रोफेसर टाइलर जी हैं जो कि समाजशास्त्री, इन्होंने कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। एक शब्द में इन्होंने कहा है धर्म के बारे में कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, ठीक है। और अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा एक प्रश्न आएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि सहयोग व सामाजिक जीवन में, ठीक है, सहयोग व सामाजिक जीवन में सहयोग के बारे में, ये भी तैयार कर लीजिएगा, सहयोग से जुड़ा एक प्रश्न आ सकता है। 17 नंबर है कि प्रतिस्पर्धा के स्वरूप व प्रमुख विशेषता बताइए। प्रतिस्पर्धा पे जुड़ा एक प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में, वो हो सकता है प्रतिस्पर्धा की स्वरूप आ जाए, हो सकता है परिभाषा आ जाए, हो सकता है विशेषता आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। अगला है संघर्ष के अर्थ व संघर्ष, ठीक है, अर्थ बताइए व संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर बताना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है बहुत ही टॉप लेवल का है कि सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव, कारण व मुख्य कारण बताइए। सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव है, इसके क्या मुख्य कारण है, वो आपको एक्सप्लेन करके लिखना, ये टॉप लेवल का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित कीजिए। जो समाजशास्त्र है उसको समाज के अध्ययन के रूप में आपको परिभाषा देनी है उसकी, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र की जो प्रकृति है उसके बारे में लिखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 नंबर है कि समाजशास्त्र तथा सामान्य बोध में अंतर बताइए। समाजशास्त्र तथा सामान्य बोध में क्या डिफरेंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार करना आप लोगों को, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ इनको आप तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपकी परीक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न है 23 नंबर की समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला बहुत ही टॉप लेवल का है 24 नंबर, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। समाजशास्त्र का इतिहास, ठीक है, से क्या संबंध है, या फिर समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है, या फिर समाजशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र से क्या संबंध है, या समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। यानी कुल मिला के ये जो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इतिहास, मानव, राजनीतिक, मनोविज्ञान, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, संबंधों के बारे में। ये प्रश्न जब जब भी परीक्षा हुई है समाजशास्त्र की उसमें प्रश्न आया ही आया है संबंध के बारे में, तो 100% चांस है आने के, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं 25 नंबर की सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए। जो सामाजिक समूह है उसकी आप लोगों की परिभाषा देनी है, क्या है, और उसकी विशेषता के बारे में भी लिखना है, ठीक है, क्या क्या विशेषता है। और अगला प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का है जो कि परीक्षा में आएगा ही आएगा। मैका एवं पेज के अनुसार समाज की अवधारणा या फिर समाज की परिभाषा कैसी है, मतलब कि इनके अनुसार क्या है, ठीक है, समाज की अवधारणा के बारे में। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता ही रहता है। मैका एवं पेज दो की दोनों ये अलग हैं और ये अलग, ठीक है, ये दोनों समाजशास्त्री हैं, फिर आप लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं विद्वान है, ठीक है। और इनके अनुसार समाज की अवधारणा के बारे में लिखना है, बहुत हाई लेवल का प्रश्न आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है कि अंत समूह और बाह्य समूह, ये इतना चांस नहीं आने के, लेकिन आप फिर भी तैयार कर लीजिएगा। 28 नंबर की पशु समाज की विशेषताएं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था मानव समाज और पशु समाज में अंतर बताइए। यहाँ पर प्रश्न आया कि पशु समाज की मुख्य विशेषता क्या है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, पशु समाज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के समझते हैं कि, ठीक है, समिति की परिभाषा दीजिए। समिति का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, और क्यों महत्व है इसका, ठीक है, और इसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है। 30 नंबर, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है। परिवार की परिभाषा दीजिए, परिवार किसे कहते हैं और परिवार कितने प्रकार के होते हैं, और प्रकार जो परिवार होता है उसके क्या क्या महत्व हैं वो आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। बहुत ही हाई लेवल का और जनरल प्रश्न है, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के समझते हैं कि नातेदारी का अर्थ बताइए, यानी कि टॉपिक है आपके समाजशास्त्र में, तो नातेदारी की परिभाषा भी आएगी या फिर अर्थ, और इसके कितने प्रकार होते हैं उसके महत्व के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ये आपके सिलेबस में है और आपके बुक में भी है, सीरीज में भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है जो कि आएगा ही आएगा, शिक्षा। ऊपर मैंने आपको बताया था शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा क्या है, और यहाँ पर पूछा गया प्रश्न कि शिक्षा का महत्व और शिक्षा के प्रकार के बारे में आपको लिखना है। ये भी हाई लेवल का और जनरल प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसको भी तैयार करके जाना है। 33 नंबर प्रश्न है कि क्या हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है
कि स्पष्ट कीजिए कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। तो इसके बारे में आपको लिखना है एक्सप्लेन करके कि किस प्रकार हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है फिर नहीं माना गया है। इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना है, और माना गया है धार्मिक संस्कार तो क्यों माना गया है वो लिखना है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो तैयार कर लीजिएगा इसको भी। अगला प्रश्न है कि राज्य की विशेषताएं बताइए। राज्य आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यानी कि कुल मिला के जितने भी प्रदेश हैं, ठीक है, तो वही वाला प्रदेश मान रहे हैं। ठीक है, कोई अन्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे, ना किसी अन्य राज्य की बात कर रहे हैं। तो वही चीज राज्य की विशेषता क्या है, राज्य में क्या विशेषताएं हैं, राज्य के क्या क्या नियम है। ठीक है, और राज्य और समाज में क्या अंतर है। ठीक है, समाज एक आप लोग समझते हैं, जो समाज के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, और जो राज्य है, राज्य के अंदर समाज है, और समाज और राज्य में क्या डिफरेंट है, क्या एक दूसरे से संबंध है इनका, और क्या अंतर है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने के पूर्ण चांस है। अगला प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा गारंटी के साथ कि संस्कृत की परिभाषा दीजिए। कल्चर, ठीक है, संस्कृत आप लोगों की कैसी है। ठीक है, संस्कृत नहीं संस्कृति। ठीक है, कल्चर रीति रिवाज। ठीक है, संस्कृत परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में पढ़ना है, और संस्कृत के विभिन्न अंग। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से प्रश्न आने ही आने वाले हैं। ओके, 38 नंबर प्रश्न है कि सभ्यता की परिभाषा दीजिए। सभ्यता समझ रहे हैं ना, बोलते नहीं कि इसको किसी चीज़ की सभ्यता नहीं, अकल नहीं है, ठीक है, दिमाग नहीं है, सभ्य नहीं है, फैमिली वाले सभ्यता की नाम की चीज़ नहीं। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो वही वाला सभ्यता की बात हो रही है। ठीक है, सभ्यता की परिभाषा और सभ्यता और संस्कृत में भेद क्या है और दोनों में अंतर क्या है वो आपको डिफाइन करके लिखना है। बहुत ही हार्ड लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है। अगला प्रश्न है कि बहुलवाद पर टिप्पणी लिखिए। बहुलवाद देखिए कभी कदार आता है, हमेशा नहीं आता बहुलवाद। तो मैंने इस वीडियो में रख इसलिए लिया है क्योंकि ये वीडियो महासंग्राम है, कि मैंने बोला था कि सोशोलॉजी द एंड, मतलब कि समाजशास्त्र का द एंड है, मतलब पूरा समापन इसी में, शुरुआत और समापन इसी वीडियो में। सारे प्रश्न जो भी आएंगे इसी वीडियो से आएंगे, और इसी क्वेश्चन जो जो बताए हैं इन्हीं में से आएंगे लगभग। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत में अंतर बताइए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस भी प्रश्न को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, किस बार आ जाए तो मालूम हो कि आपने सब बताया ही नहीं प्रश्न के बारे में, तो मैंने सोचा रख ही दो इस भी क्वेश्चन को भी, ताकि आ जाए तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही हार्ड लेवल का है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा एवं उसके रूप व संघर्ष के बारे में। सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और टॉप लेवल की ये एक टॉपिक भी है। तो सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा के बारे में पढ़ लीजिएगा, गारंटी ये प्रश्न फंसेगा आपकी परीक्षा में, 100% श्योर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43 की एकीकरण क्या है। एकीकरण भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में आता रहता है, इसलिए इस वीडियो में मैंने इस प्रश्न को भी रखा है। ठीक है, इसको भी तैयार करना आप लोगों को। इन सभी जो प्रश्न मैंने आपको बता रहे हैं इन सभी का उत्तर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, इंटरनेट पर सर्च करेंगे, फिर बुक है तो उसमें मिल जाएगा, गूगल पे मिल ही जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 44 यानी कि 44 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा बताइए व इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो सामाजिक संरचना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सामाजिक संरचना से भी जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ये श्योर है, और तैयार कर लीजिएगा, पक्का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि परिस्थिति की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न कभी कदार आ जाता है, देखिए इसी बार एक यूनिवर्सिटी में परीक्षा हुई है सोशोलॉजी की, तो उसमें ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लिया कि ये प्रश्न इस बार आया, तो हो सकता है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम हो सोशोलॉजी का तो उसमें भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको भी रख लिया। तो परिस्थिति की परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की समझता है कि सामाजिक प्रतिमान क्या है। सामाजिक प्रतिमान ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, तो आपके ऊपर है, इसको तैयार भी कर सकते हैं, ना भी तैयार कर सकते हैं। जो टॉप लेवल का उसको तो मैं जरूर बताऊंगा कि आएगा आएगा तो वो आएगा, जो मैं कहूँगा कि मान लो चांस कम है तो वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो आपके ऊपर है तैयार करने के ऊपर। ठीक है, तो सामाजिक प्रतिमान एक क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, ये कभी आता है कभी नहीं आता, तो आपके ऊपर आप तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा जब जब भी परीक्षा हुई सोशोलॉजी की उसमें प्रश्न आया है सामाजिक अस्थिकरण का अर्थ बताइए, या फिर सामाजिक अस्थिकरण के प्रमुख आधार या फिर प्रमुख सिद्धांत के बारे में उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न बना है तो सामाजिक अस्थिकरण तैयार कर लीजिएगा, प्रश्न आने के पूरे चांस है परीक्षा में। ठीक है,
और सामाजिक अस्थिकरण के स्वरूप। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है कि लोकाचार व विशेषताएं के बारे में बताइए। इसी में नेक्स्ट प्रश्न मैंने लिख दिया कि भूमिका की अवधारणा के बारे में बताइए। तो लोकाचार की परिभाषा या फिर लोकाचार की विशेषताएं, ये हमेशा नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, भूमिका की अवधारणा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है इतना, लेकिन कभी आता है कभी नहीं आता, इसलिए तब भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। तो आज की इस वीडियो में समाजशास्त्र के यानी सोशियोलॉजी के पूरे 50 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि 50 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बीए का समाजशास्त्र के पूरे 50 क्वेश्चन हल सहित बताए हैं आपको। और आप इन क्वेश्चनों को गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से 50 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन इसमें ऐसे 35 से 40 क्वेश्चन आपके मेन हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है। और आप पूरे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लें, पढ़ लें। आपका पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा समाजशास्त्र का। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को।